नमस्कार साथियों, मैं विभा शर्मा किसानवाणी कोटा 90.4 एफएम से आपके साथ आज एक नए विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि महिला प्रधान परिवारों को भूमि और वन अधिकार किस तरह मिलते हैं और जमीनी स्तर पर उनकी क्या स्थिति है। सामुदायिक वन संसाधनों में महिलाओं की भागीदारी क्यों जरूरी है, ग्राम सभा और वन अधिकार समिति में महिलाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए और लघु वन उपज से महिलाओं की आजीविका कैसे मजबूत हो सकती है। साथ ही हम वन अधिकार नियम एवं विनियम की सरल जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। हम सुनते हैं आगे अपने विशेषज्ञों से। मैं रेडियो किसान वाणी से संजय वर्मा। आज हम बात करेंगे महिलाओं के वन अधिकार व लघु वन उपज पर महिलाओं के क्या अधिकार हैं, वन अधिकार के क्या नियम हैं, उपनियम हैं। आज हमारे साथ हैं सहायक वन संरक्षक कोटा अनुरुद्ध जी सुखवाल। आज हम उनसे जानेंगे। सर, आप ये बताएं कि सबसे पहले तो कि सामुदायिक वन संसाधनों में महिलाओं के क्या अधिकार हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, आप सबका आभार कि आपने मुझे इसका मौका दिया कि मैं बता पाऊँ कि जो वन क्षेत्र में वन क्षेत्र होता है उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी हो सकती है और क्या इनके अधिकार हैं। तो आपने जैसे सवाल पूछा कि सामुदायिक वन संसाधनों में महिलाओं की क्या अधिकार हैं, उसमें बताना चाहूँगा कि जो भी हमारा फॉरेस्ट है या तो किसी गांव या किसी शहर के पास पड़ता है, तो जो भी खुला वन क्षेत्र है जो कि प्लांटेशन नहीं हो रखा होता है, जैसे हमारे प्लांटेशन की स्कीम्स होती हैं, जैसे 5 साल के लिए प्लांटेशन क्लोज रहता है, उसके बाद वो ओपन हो जाता है। तो जो ऐसे खुले वन क्षेत्र हैं उसमें वो महिलाएं जाके जो लघु वन उपज होता है, जैसे गोंद हो गया, खैर का गोंद निकलता है कोटा में, ज़्यादा घास हो गई, ग्रासेस हो गई, छोटी टहनियाँ हो गई जो मवेशी लोग खाते हैं, तो वहाँ से वो काट के ले जाते हैं और अपने मवेशियों को फीड कराते हैं। और यहाँ पे अपने शतावरी करके भी एक बहुमूल्य जड़ी बूटी औषधि निकलती है, तो जंगल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो, तो वो भी वो ऐसा लघु वन उपज कहते हैं उसको। तो वो ले जाके वो उसको सुखा के प्रोसेस करके मार्केट में बेचा जा सकता है, तो इससे उनको थोड़ी आय की आमदनी होती है। सर, ये एक मैं जानकारी चाहूँगा कि ये जो महिलाएं ये जो से लघु उपज होती है, इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है या उनको कुछ परमिशन लेनी पड़ती है या वो उनको छूट होती है? नहीं, 2 तरह के फॉरेस्ट है हमारे पास। एक तो प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट होता है और एक होता है टेरिटोरियल फॉरेस्ट, जिसको हम विलेज फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स होते हैं, टाइगर रिजर्व होते हैं, इसके लिए परमिशन चाहिए होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो परमिशन आपको मिल भी जाएगी। टाइगर रिजर्व में ऐसा कुछ चीज लाना और ले जाना अंदर से वो प्रतिबंधित होता है। इसके लिए हाँ, लेकिन नहीं, खुले वन क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, खुला वन क्षेत्र बोल रहा हूँ मैं, खुला वन क्षेत्र का मतलब है कि जो प्लांटेशन के अधीन नहीं है अभी, उसमें मतलब सरकारी व्यय नहीं हो रहा, खुला वन क्षेत्र, तो वहां जाके वो लोग कुछ जैसे घास लेके आती हैं, सर पे हेडलोड कहते हैं हम उसको, तो वो जाए अंदर और लेके आ जाए निःशुल्क, बस हेड लोड लिखवा दें कि हमने इतना हेड लोड वहाँ से सामान लिया है, चाहे वो छोटी टहनियाँ हो, चाहे सूखी घास हो या कोई औषधि हो, तो हमने कितना उनको लिया है। सर, वन अधिकार समिति बनी हुई होती है, ये किस तरह से कार्य करती है, ये आप थोड़ा सा जानें। अब वन अधिकार समिति के बारे में आप कह रहे हैं, तो इसमें यह है कि छोटी समितियां हो सकती है, इसको SHG ग्रुप्स कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इसमें क्या होता है कि गांव से जो भी चीज लेके आते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ का तो नहीं, मैं कहीं और का एग्जांपल देता हूँ, जैसे पलाश के पत्ते होते हैं, तो पलाश के पत्ते हैं तो वो जाके कलेक्ट कर सकती हैं महिलाएं फॉरेस्ट से जाके, ओपन फॉरेस्ट से, वो प्रोसेसिंग यूनिट डालती हैं, बैंक उनको लोन देता है ताकि वो उससे पत्तल दूने बना सकें और मार्केट में बेच सकें। तो आजकल तो वैसे प्लास्टिक के जो पत्तल दूने होते हैं ज्यादा चलन में है, लेकिन जो लोग पुराने ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो पत्तल दोनों में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें यह है कि भाई ऐसा अगर बैंक से लोन मिलता है आपको, तो आप फॉरेस्ट प्रोड्यूस को किसी और चीज़ में रूपांतरित करके अगर आय होती है उनको, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब आपका कहना है कि ये जो वन अधिकार समिति है महिलाओं द्वारा ही गठित की जाती है और महिला इसमें सामूहिक रूप से अपनी कोई छोटी मोटी यूनिट डाल सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने ये दी है। बताना चाहूँगा आपको, इसके पलाश के फूल आते हैं, इससे गुलाल भी बनती है, हर्बल गुलाल जिसको कहते हैं। तो ऑथेंटिक हर्बल गुलाल जो होती है येलो ऑरेंज रंग की मिलती है बाजार में, तो ये अगर इसकी भी यूनिट अगर महिलाएं डालेंगे तो उसके फूल को सुखाया जाता है
उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे जो गुलाल बनती है उत्तम क्वालिटी की होती है और शरीर को नुकसान भी नहीं करेगी। बहुत अच्छी जानकारी। एक सर, लघु वन उपज पर महिलाओं के क्या अधिकार हैं और इससे महिलाएं किस तरह से लाभ ले सकती है, थोड़ी सी आप जानकारी हमारी श्रोता महिलाओं को दें कि किस तरह से वो इसका लाभ ले सकती है। मैं अभी आपको मैंने तो 2-3 एग्जाम्पल तो दिए थे, मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकते हैं, SHG कहते हैं। अब अपने यूनिट आपने बनाई, SHG बनाई, इसको आप रजिस्टर करवाएं, इस पे आपको लोन मिल सकता है। लोन माने आप सॉफ्ट लोन कह सकते हैं इसको, बहुत कम ब्याज पे लोन मिल सकता है आपको, चाहे वो बैंक दे दे, ग्रामीण बैंक दे दे, नाबार्ड दे दे। तो ये संस्थाएं जो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे आपने किसी को सॉफ्ट लोन लिया कि मुझे गुलाल बनानी है, हर्बल गुलाल, मुझे पत्तल धुने बनाने हैं, मैं कोई शतावरी औषधि है, आंवले का अचार बना सकते हैं। अगर आप फॉरेस्ट से अगर आंवले के अगर कुछ पेड़ हैं तो आंवला लेके आ जाएं, उससे आप प्रोसेस कर सकते हैं, आंवले का अचार बन सकता है उससे। फिर सीताफल मिल जाता है फॉरेस्ट में, अपने मुकदरा में बहुत ज़्यादा। अगर ओपन फॉरेस्ट से अगर लाने की परमिशन मिलती है आपको बफर जोन से, तो आप सीताफल का पल्प निकाल के नेचुरल आइसक्रीम यूनिट भी डाल सकते हैं। फिर गोंद है, गोंद के प्रचुर मात्रा में उपयोग है मार्केट में। तो मार्केट में गोंद की इतनी खपत है, आप गोंद कलेक्ट करके उसका या तो कुछ बनाएं जो औषधि हो, या फिर ओपन मार्केट में बेच दें। मैंने शताब्दी का एग्जाम्पल बताया था आपको, अश्वगंधा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ओपन फॉरेस्ट से मिल सकती हैं। बहुत प्रचुर मात्रा में चीजें हैं जो फॉरेस्ट में दे सकता है। और आप अगर अपना विवेक यूज करें, एक छोटी सोसाइटी बनाएं, उस पर लोन मिल सके, तो आप इसको कन्वर्ट करके जब मार्केट में प्रोसेसिंग में साथ बेचेंगे, प्रोसेस करके, तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। फॉरेस्ट के साथ आपका जुड़ाव रहेगा। अभी मैं अपनी समस्या भी एक साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप फॉरेस्ट के साथ अगर गाँव वाले नहीं जुड़ते हैं तो दोनों को ही नुकसान होता है। हमें भी नुकसान है उस चीज़ का, आपको भी नुकसान है। हमें ये नुकसान है कि हमने जो वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए होते हैं उसको अगर आप कोई हानि पहुँचाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉरेस्ट का जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे हरदम खड़े रहेंगे। ये आपको बचाना है फॉरेस्ट, क्योंकि आपका ही फ्यूचर में काम आने वाला है। मेरा बस नहीं कहना। मैं एक और आपसे बात करना चाहूँगा सर, इसमें जो SHG ग्रुप महिलाओं के हैं, इसमें क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें SHG ग्रुप बनाने में मदद करता है क्या, या उसमें उनकी लोन लेने में कुछ सहायता करता है, या उनको ये अपने स्तर पर ही करना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसे कोई प्रपोजल लाएंगे तो हम हेल्प कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। SHG ग्रुप आप हाँ, बनवाने में हेल्प कर सकते हैं। लोन प्रोवाइड फैसिलिटी में अगर आप अप्रोच करो, हमारे पास आओ कि हमें ये हेल्प चाहिए, तो हम रिलेवेंट जो भी बैंक होगा आपके पास, ग्रामीण बैंक हो, नाबार्ड हो, कोई भी बैंक हो जो इस SHG ग्रुप्स को फंडिंग करता हो, लोन देता हो, सॉफ्ट लोन, तो उससे बात की जा सकती है। कुछ वन अधिकार नियम भी बने हुए हैं सर, वन अधिकार नियमों के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी आप दें श्रोताओं। वन अधिकार नियम फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में हमारे यहाँ लागू हुए थे। इसमें फॉरेस्ट के अंदर कुछ राइट्स दिए जाते हैं कम्युनिटी को। तो वो कम्युनिटी क्या, उनको ये प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई हम फॉरेस्ट के अंदर जो रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो चुका है या प्रोटेक्टेड एरिया बन गया है, कुछ भी बन गया है, तो वो बनने से पहले मतलब 3 जनरेशन से हम यहाँ पे रह रहे हैं, 3 जनरेशन या फिर 70 साल, 70 ईयर्स का अगर उनके पास प्रूफ है रेसिडेंशियल का, मतलब कि रह रहे हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो फॉरेस्ट के अंदर उन कम्युनिटीज को राइट्स दिए जाते हैं कुछ। जैसे अंडमान निकोबार में बात की जाए, तमिलनाडु, कर्नाटका, जिसमें घने फॉरेस्ट जंगल है, तो उसमें पहले से लोग रहते आ रहे हैं, 3 दशक से रहते आ रहे हैं, 3 जनरेशन से रहते आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे वहाँ पे वो खेत बनाकर खेती कर सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, कच्चा मकान बना सकते हैं, उन्हें रास्ते का अधिकार होता है। तो ये अधिकार केवल उन्हीं के लिए हैं जो फॉरेस्ट के अंदर लंबे समय से रह रहे हैं और इनका उनके पास प्रूफ है। इसमें कुछ ट्राइब्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल सही है आपने। तो इसमें 3 लेवल की कमेटी बनती है, पंचायत लेवल कमेटी, ब्लॉक लेवल कमेटी और डिवीजन लेवल कमेटी। तो इन तीनों कमेटीज पे उनके डॉक्यूमेंट्स को जांचा परखा जाता है और फाइनल डिसीजन होता है कलेक्ट्रेट से। कलेक्ट्रेट में कमेटी बनी हुई है, तो वो कमेटी उनको पट्टा देती है, इसको FRA पट्टा कहते हैं। तो पंचायत लेवल में अपना सरपंच साहब, VDO और हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ, ब्लॉक लेवल पे भी यही SDM हो गया, हमारे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, उसकी कमेटी बनती है, और डिवीजन लेवल पे DFOs हो गए और कलेक्टर हो गए, इनकी कमेटी बनती है। तो इन 3 लेवल पे इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं। जब फाइनल अगर प्रूव हो जाता है कि हाँ, कि जो अभी आपकी कम्युनिटी का जो रिलेवेंट बंदा है
या फिर कोई इंसान है तो वो अगर लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है और ये प्रूव हो जाता है तो उसको FRA पट्टा दिया जाता है और कुछ ज़मीन दी जाती है जो कि नॉन ट्रांसफरेबल होती है। मतलब इसमें यह है कि जैसे मैंने आपको ज़मीन दी FRA एक्ट के तहत, तो आप उसमें खेती कर सकते हो अपनी लाइफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो ज़मीन किसी और को हस्तांतरित कर दी या बेच दी। अब बेचा नहीं जा सकता क्योंकि वो जो लैंड आपको दिया है वो फॉरेस्ट का ही लैंड है, लेकिन वो आपको उपयोग के लिए दिया गया क्योंकि आप लंबे समय से फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो भी परिवार फॉरेस्ट में लंबे समय से 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको वहाँ पर रहने के लिए पट्टा भी दिया जाता है विधिवत। उसके अलावा वहाँ पर उनको कुछ जमीन भी कृषि के लिए दी जाती है, जो कि संपत्ति तो फॉरेस्ट की होती है लेकिन उपभोग के लिए वो दी जाती है। क्या उनके आगे बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को भी उसमें कृषि करने का अधिकार होता है? ये बच्चों में जाती है, बिल्कुल। अगर आपके बच्चे वहीं पे बाहर शहरों में अगर पलायन नहीं कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट में अपने भी रहना चाहते हैं, उनको उस जमीन से लगाव है, अपनापन मानते हैं वो, तो एक पीढ़ी के बाद वो जमीन दूसरी पीढ़ी पे आती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये बेची नहीं जा सकती है, किसी को आप बेच नहीं सकते हो। अगर आप उसके जो लीगल हेयर कहते हैं उसको, मतलब जैसे पिताजी कर रहे थे तो उसके पास उसके बेटे को मिलेगी, वो बिल्कुल मिलेगी अगर वो शहर की तरफ पलायन नहीं करता है, तो वहाँ रहना चाहता है। धन्यवाद अनिरुद्ध जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। विशेषकर जो भी वन क्षेत्र के उपयोग में महिलाओं के जो अधिकार हैं उनके बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपको पुनः धन्यवाद। महिला भी बहुत जागरूकता होती जा रही है, महिलाओं में जागरूकता बढ़ रही है। ऐसे में महिलाएं पंचायती राज में किस तरह से अपनी भागीदारी निभा रही है और किस तरह से अभी प्रतिनिधित्व दे? पंचायत राज में आज की तारीख में महिलाओं को जो पंचायत राज प्रतिनिधित्व के अंतर्गत 50% आरक्षण दिया गया है। ऐसे में चाहे जिला परिषद हो या पंचायत समिति लेवल पे हो या फिर ग्राम पंचायत लेवल पे, सभी जगह 50% आरक्षण इनको दिया गया है। अगर जिला परिषद में देखें तो आगामी चुनाव में जैसे 25 सीटें कोटा जिला परिषद में रहेगी तो 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इसी प्रकार अगर पंचायत समिति पे लेवल पे जाते हैं तो टोटल 158 सीटें पंचायत समिति सदस्य के लिए, उसमें से 56 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इसी प्रकार 210 ग्राम पंचायतें हैं तो 210 ग्राम पंचायतों में से 104 ग्राम पंचायतें हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। इसी प्रकार से वार्ड पंच लेवल पे भी 50% आरक्षण दिया गया है। वर्तमान में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कोटा जिले में है। अगर कोटा जिले में प्रधान के स्तर पर बात करें तो सुल्तानपुर में और रामगंज मंडी में आज भी महिला प्रधान है। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य हैं, उसमें भी कई ऐसा महिलाओं का नेतृत्व उभर के सामने आया है जिन्होंने अच्छा काम किया है। और पंचायत राज में जो आरक्षण के अंतर्गत महिलाएं निश्चित रूप से चुनी जाती हैं तो राजनीतिक रूप से प्रथम सीढ़ी का प्रशिक्षण उन्हें मिलता है और फिर वो निश्चित रूप से आगे प्रधान है या फिर विधायक हैं या फिर सांसद के पद पर आसीन होती है। तो प्रथम रूप से मैं समझता हूँ कि यहाँ प्रशिक्षण मिलता है। और पिछले जब से राजनीतिक रूप से पंचायत राज में महिलाओं को आरक्षण दिया है उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार महिला नेतृत्व परिपक्व हो रहा है। जो पहले ऐसा कहा जाता था भाई ये प्रधानपति हैं या ये सरपंच पति हैं, सक्रिय भूमिका निभाते थे। निश्चित रूप से इन वर्षों में लगातार प्रधानपति या सरपंच पति हैं उनकी भूमिका कम हो रही है और कई स्थानों पे जो आज की शिक्षित महिलाएं उन्होंने खुद नेतृत्व संभाला है और विकास में योगदान दे रही है। सर, ग्राम सभा में महिलाएं किस प्रकार अपनी भागीदारी निभाती? निश्चित रूप से ग्राम सभा भी हैं तो ग्राम सभा में भी जैसा कि वयस्क नागरिक हैं वो ग्राम सभा में भागीदार हो सकते हैं, तो वयस्क नागरिक के रूप में महिलाएं भी अपनी भागीदारी उसमें निश्चित रूप से निभाती हैं। और क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत की जो कार्य योजना है, चाहे विकास की कार्य योजना है या फिर नरेगा की कार्य योजना है, वो ग्राम सभा द्वारा ही अनुमोदित होती है। तो अपने गांव की कार्य योजना में बनाने में भी निश्चित रूप से महिलाएं अपनी भागीदारी निभाती हैं और विकास में अपना योगदान देती हैं।
श्रोताओं, तो आपने जाना हमारे विशेषज्ञ मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वन अधिकारी से कि किस तरह महिला प्रधान परिवारों को भूमि और वन अधिकार मिलना कानूनी हक है। ग्राम सभा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से निर्णय ज्यादा मजबूत और न्यायपूर्ण होते हैं। वन अधिकार समिति में महिलाओं की मौजूदगी जरूरी है ताकि उनके मुद्दे सही तरीके से उठाए जा सके। लघु वन उपज पर महिलाओं के अधिकार से उनकी आजीविका और आत्मनिर्भरता बढ़ती है, उनमें आत्मविश्वास जागता है। सभी श्रोताओं से मेरी अपील है कि आप ग्राम सभा में भाग लें और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करें। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यदि इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर 9982224724 पर कॉल कर सकते हैं और राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान किसानवाणी रेडियो सम्राट होटल के पीछे नयापुरा कोटा इस पते पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।